हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। 11 जुलाई को ही दोस्तों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, तो इसके बारे में भी आज हम लोग आगे बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए कल का क्विकली रिविजन करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 परियोजनाओं का अनावरण किया है वाराणसी में, और भारत में इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाने के लिए भारत इंटरनेट उत्सव मनाया गया। वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड यानी FPSB इंडिया के CEO बन गए हैं कृष्णा मिश्रा, और अनीता भरत शाह की पुस्तक आई है कलर्स ऑफ डिवोशन। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये भी चंद्रमा के लिए मिशन होगा। और अभी हाल ही में NLC के द्वारा NLC कंपनी जो है इसे समय पर भुगतान श्रेणी में GEM पुरस्कार मिला है। भारत को ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल किया गया है। और अभी मंगोलिया जो है इसने SpaceX को इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर के रूप में काम करने के लिए अपने देश में लाइसेंस दे दिया है। 67वां TAAI सम्मेलन का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी नई दिल्ली में सिंगल विंडो NCC कैडेट का शुभारंभ किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। जनसंख्या के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और जनसंख्या जो बढ़ रही है जितनी तेजी से, उसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए, इसके होने वाले दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब इस दिवस की इस बार थीम जो है वो है अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। हालांकि थीम काफ़ी लंबी है, देखो यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है ना, इतना ही पूछा जाएगा। वैसे पूछा जाने के चांसेस कम है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा। बाकी आप अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक द वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, ये नहीं याद रखेंगे। आगे अगर UN की बात करें तो UN के द्वारा 11 जुलाई 1927 को दोस्तों 5 बिलियन जब आबादी हो गई थी दुनिया की, तो उसी से प्रेरित होकर 1989 में पहली बार इसकी घोषणा की गई। हालांकि पहली बार मनाया गया ये 1990 में, पहली बार 1990 में मनाया गया। अगर पूछा जाएगा पहली बार कब मनाया गया तब 1990 बताएंगे, और अगर शुरुआत की बात की जाए तो 1989 आप बताएंगे। क्लियर है? अच्छा, अभी आपको अगर याद हो तो अप्रैल में UN की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत अब दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। भारत ने चाइना को पीछे कर दिया है दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में। और दुनिया की, पूरी दुनिया की अगर बात करें आबादी की, तो वो 8 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। ध्यान रहे, देखो यहाँ पर 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन क्रॉस की थी, और अब देखो 8 बिलियन आबादी पार कर चुकी है पूरी दुनिया। क्लियर? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा आप। वैसे जुलाई महीने में अभी तक कौन कौन से दिवस आए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी की पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही GST दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाते हैं 1997 से, और 1 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी इस बार मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। क्लियर? अगला, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, एक बार फिर से वही चीज हुआ, वही इतिहास हुआ। मैक्स वर्स्टैपेन ने फिर से जीत लिया है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। अब देखो इस बार अभी तक इस सीजन में 2023 के सीजन में 10 रेस हो चुकी हैं। 10 रेस में ना 8 रेस जो है अकेले जीत लिए हैं मैक्स वर्स्टैपेन, इसलिए आपको इनका वाला याद करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो 2 रेस बचती है उसको आप याद रखिए, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, और ये जो हैं रेडबुल के खिलाड़ी हैं। रेडबुल के खिलाड़ी यहाँ पर लिखा है इनकी टी-शर्ट पर। तो रेडबुल के ये ड्राइवर हैं और रहने वाले हैं नीदरलैंड के। नीदरलैंड की ये रहने वाले हैं। इस बार अभी तक 10 रेस में से 8 जीते हैं। कौन कौन से जीते हुए हैं? बहरीन ग्रां प्री, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री, मियामी ग्रां प्री, मोनाको ग्रां प्री, स्पेनिश ग्रां प्री, कैनेडियन ग्रां प्री, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री, ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री और ब्रिटिश ग्रां प्री। इसके अलावा जो 2 रेस हैं इन्हीं को आपको याद रखना है। सार्जियो पेरेज ने, जो भी इन्हीं की कंपनी से है, मतलब इन्हीं की टीम के हैं, रेडबुल के ही ड्राइवर वो भी हैं,
उन्होंने सऊदी अरब ग्रां प्री और अजरबैजान ग्रां प्री जीता है। तो केवल यही दो आप याद रखिए, बाकी सब में कुछ भी पूछा जाए तो आप मैक्स वर्स्टेपन लगा देंगे। ग्रां प्री दोस्तों एक प्रकार से फार्मूला 1 रेस है और ये समझ लो साल भर में 23 से 24 रेस होती है और 23 से 24 रेस में से 10 रेस हो चुकी है इस सीजन की। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन जो है ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। थाईलैंड की राजधानी होती है बैंकॉक, वहां पर ये तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला है। ध्यान रहे, विश्व हिंदी सम्मेलन नहीं है, विश्व हिंदू सम्मेलन है। ठीक है, दोनों में अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी सम्मेलन, तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था, हिंदी सम्मेलन जो हुआ था अभी 12वां वाला हुआ था, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था और वो हुआ नांडी फिजी में, नांडी फिजी में हुआ था जब एस जयशंकर जी गए हुए थे। ठीक है ना, और ये हिंदू सम्मेलन है। क्या है? हिंदू सम्मेलन है, हिंदू सम्मेलन है। ठीक है ना, अक्सर लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में आपको हिंदू हिंदी में ध्यान रखना है। ये बैंकॉक में हो रहा है, नवंबर में होगा। क्लियर? और इसका तीसरा संस्करण है। तो पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और तीसरा अभी आयोजित किया जा रहा है। दूसरा अमेरिका में हुआ था आयोजित, शिकागो में, अमेरिका के। ठीक है, 2018 में। शुरुआत में पहला वाला दिल्ली में हुआ था। तो ये वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है। इस बार वाला जब आयोजित कराया जाएगा तो उसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के जो संघ संचालक हैं मोहन भागवत, माँ अमृतानंदमयी, इनके साथ पूरी दुनिया से हिंदू संगठन के आएंगे लोग। बौद्ध गुरुओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है। वैसे वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन की अगर बात करें, वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन की अगर बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के स्वामी जो ट्रस्टी हैं वो हैं स्वामी विज्ञानानंद। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में किस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा और सूचना प्राप्त करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पूछा जा रहा है। इसको लॉन्च किया है दोस्तों, लॉन्च करने की घोषणा की है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, यानी ईएसए ने। ईएसए जो है ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है। जैसे आप सुनते हो नासा होता है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे आप सुनते हो इसरो है, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। जैसे रॉसकॉस्मॉस है, रॉसकॉस्मॉस है, ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। जैसे सीएनएसए है, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। पाकिस्तान के पास आतंकवादी एजेंसियां हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये यूरोप की स्पेस एजेंसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो यूरोप ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो है इसने लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे ये डार्क यूनिवर्स के बारे में और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेगा। अब ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो होगा दोस्तों, ये अंतरिक्ष में एक समझ लो बहुत ही दूर जगह पर ये स्थापित किया जाएगा और ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा पृथ्वी से। सोचो, इतनी दूरी पर जाकर टेलीस्कोप लगाएंगे और वो टेलीस्कोप जो होगा वो और दूर के स्थित जो भी गैलेक्सियां हैं, अरबों गैलेक्सियां हैं, इनकी 3D मैपिंग करेगा, 3D मैप बनाएगा और जिससे हम लोग को अंतरिक्ष के बारे में और अच्छे से जानकारी मिल सकेगी। अब इसका नाम यूक्लिड क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही फेमस यूनानी, ग्रीक कह सकते हैं, गणितज्ञ हुआ करते थे यूक्लिड, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप कौन सा है, तो आप बताएंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप है। बहुत सारी चीज़ें इसने खोज करके दी हुई है जब से ये लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप आज के टाइम पर सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है और नासा ने इसे लॉन्च किया है। क्लियर है? आगे, हाल ही में किस देश ने भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किया गया? तो आमरस का उद्घाटन दोस्तों रसिया में किया गया है। भारत के द्वारा ये स्थापित किया गया, मतलब कि आयोजित कराया गया आम का महोत्सव था, आमरस महोत्सव। इसमें बेसिकली इंडिया ने अपने यहाँ के जो फेमस आम के प्रोडक्ट, आम की जो टाइप्स हैं, उनको प्रमोट किया है वहाँ पर इसी उत्सव के माध्यम से। तो भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं दिनेश प्रताप सिंह, इन्होंने, और भारत के जो रसिया में राजदूत हैं, इन्होंने, इन दोनों ने मिल करके यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है, पवन कपूर और दिनेश प्रताप सिंह। पवन कपूर का नाम आप याद रखेंगे, ये रसिया में भारतीय राजदूत हैं। अब रसिया में इतना बवाल चल रहा है तो इनके बारे में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में। फिलहाल मॉस्को, रसिया में, रसिया की राजधानी है मॉस्को, वहाँ पर यह आम महोत्सव मनाया गया, आमरस। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, एपीडा और दिशा, इन तीनों का सहयोग भी शामिल था।
इसमें भारत के दशहरी, लंगड़ा आम, चौसा, आम्रपाली और मल्लिका आम जो है शामिल थे और इनका लोगों ने वहाँ पर फ़ायदा उठाया। वैसे लंगड़ा आम जो है ये बनारस का प्रोडक्ट है और इसको अभी रिसेंटली ही जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, कौन कौन से आम हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है? तो भागलपुरी जर्दालू आम बिहार का है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र का अल्फांसो आम है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और यहाँ पर देखो ये लंगड़ा आम है उत्तर प्रदेश के वाराणसी का, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको कौन सा आम पसंद है आप भी बताइएगा कमेंट करके। अगला, जुलाई 2023 में किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे? के राजा रमन को। किसे? के राजा रमन को। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल देख पाएंगे, गवर्नमेंट अपॉइंटेड के राजा रमन न्यू IFSCA चेयरमैन। ठीक है, ये टेलीकॉम सेक्रेटरी रह चुके हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनको जो है अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये एजेंती श्रीनिवास की जगह लेंगे। IFSCA के बारे में बात करें तो अभी अप्रैल 2020 में ही इसका गठन किया गया था। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम लाया गया था 2019, उसी के तहत 2020 में इसे स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में स्थित जो गिफ्ट सिटी है ना, गिफ्ट सिटी, उसी गिफ्ट सिटी में इसका हेडक्वार्टर है IFSCA का। और इसके अब नए अध्यक्ष होंगे के राजा रमन। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये बन गया है पहला ऐसा राज्य जो श्रमिकों के लिए, अंत्योदय श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा योजना लाई हुई है, इस प्रकार की योजना लाई हुई है। तो यहाँ पर देखो republicworld.com का ये आर्टिकल है, गुजरात CM लॉन्चेस पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ओके, अब गुजरात ने इसे लॉन्च किया है। गुजरात के जो CM है भूपेंद्र पटेल जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब गुजरात आ गया है तो गुजरात के बारे में आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अभी दोस्तों गुजरात से ही याद होगा अगर आपको, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि इसने 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी थी। ठीक है, और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, ये गुजरात के मेहसाणा के पास देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की जो इन्होंने स्थापना की थी या नींव की रखी थी। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर गुजरात में ही अभी संचालन इसका शुरू हुआ है, गुजरात के काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत ये हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अभी बिजली आपूर्ति के मामले में गुजरात जो है ये शीर्ष राज्य बन करके उभरा था। और सूरत में, गुजरात का ही एक सिटी है, एक शहर है सूरत, जिसे डायमंड सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वहाँ पर योग दिवस पर दुनिया की सबसे बड़ी सभा आयोजित हुई और 1.25 लाख लोग इकट्ठा हुए। एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना योग दिवस के अवसर पर। और स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में भी गुजरात पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा गुजरात में अगर बात करें तो टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो 13,000 करोड़ की लागत से जो है ये गुजरात में EV बैटरी प्लांट लगाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप गुजरात से याद रखिएगा। GS सफलता बैच के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। अगर आप RO को टारगेट कर रहे हैं, या UPSSC का जो VPO एग्जाम है, वीडियो या VPO एग्जाम है, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की जो नई वैकेंसी आई हुई है, अगर इसको आप टारगेट कर रहे हैं ना, तो अच्छे लेवल की GS पूछी जाती है। और अच्छे लेवल की GS को अगर आप तैयार करना चाहते हो तो आप GS सफलता बैच 2.0 को इनरोल कर सकते हो। एक बार जा करके इसको डेमो ले करके देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा और इसको ज्वाइन कीजिए। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा। ये समझ लो MJT एजुकेशन का सबसे पॉपुलर बैच है। 18 महीनों की वैलिडिटी दी जा रही है, ई-बुक आपको हर महीने की फ्री दी जा रही है और आप किसी भी विषय की, यहाँ पर देखो सारे के सारे विषय की सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो अच्छे तरीके से, यानी कंप्लीट GS आपका प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर। तो अगर आप इन दोनों वैकेंसी को टारगेट कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये ज़बरदस्त बैच है। GS तो आपका समझ लो बहुत ही बेस्ट तरीके से तैयार किया जाएगा। तो क्लासेस में लगातार चल रही हैं, आप जाइए इसमें इनरोल कीजिए और अभी लेने पर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है और इसके लिए कूपन कोड यूज़ करना होगा आपको GS20। क्या? GS20। बाकी डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और UPP का खाकी बैच भी आ चुका है, तो जिनको आपके यार दोस्त, आपके छोटे भाई जिनको भी ज्वाइन करना है उनको ज्वाइन कराइए इस बैच से भी। अगला, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड का खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो देखो मिस यूनिवर्स नीदरलैंड का खिताब जीतने वाली नीदरलैंड की पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं रिक्की वैलेरी कोले।
ध्यान रखिएगा इस बात को। देखो मिस यूनिवर्स नीदरलैंड, यानी कि नीदरलैंड की बात यहाँ पर हो रही है, और नीदरलैंड में ही पहली बार ट्रांसजेंडर महिला को चुना गया है। देखिए ये हैं जो जीती हैं, और रिकी वेलेरी, तो ये बन गई हैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर वीमेन टू विन मिस नीदरलैंड टाइटल। अब ये नीदरलैंड को प्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स कंपटीशन में, ठीक है। मिस यूनिवर्स कंपटीशन जो होगा उसमें ये नीदरलैंड की तरफ से आएंगे। अभी मिस यूनिवर्स 2023 की घोषणा नहीं हुई है। इसमें देखो मुख्य अतिथि के रूप में मिस यूनिवर्स 2022 की जो विजेता है उनको बुलाया गया था। कौन है? आर बोनी गैब्रियल। ध्यान रखना, अभी आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा मिस यूनिवर्स 2022 के बारे में और मिस वर्ल्ड 2022 के बारे में पूछा जाएगा। तो मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता हैं आर बोनी गैब्रियल। यहाँ पर मैंने मिस वर्ल्ड के बारे में भी लिखा है, कैरोलिना बिलावस्का, ये मिस वर्ल्ड 2022 की विजेता है। वैसे मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी 1951 में और मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 1952 में। भारत में अभी तक 6 लोग जो हैं, 6 महिलाएं ये मिस वर्ल्ड जीत चुकी हैं, और 3 महिलाएं अभी तक मिस यूनिवर्स जीत चुकी हैं। मिस यूनिवर्स में बात करें तो सुष्मिता सेन 1994 में सबसे पहले जीती थी, फिर लारा दत्ता सन 2000 में जीती, फिर 2021 में हरनाज कौर सिंधु ने जीता था। तो ये आपको 2021 वाला तो याद ही रखना है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर रीता फारिया ने सबसे पहले भारत के लिए जीता था मिस वर्ल्ड का खिताब, ठीक है, 1966 में इन्होंने जीता था। इसके अलावा अगर बात करें सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। और लास्ट जो मिस वर्ल्ड विजेता रही हैं भारत की तरफ से वो रही हैं कौन? मानुषी छिल्लर, 2017 में इन्होंने जीता था। क्लियर है? उससे पहले उर्वशी रतौला ने जीता था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, आप लोग के लिए दोस्तों ना काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के साथ सारे डाटा लाए जाते हैं, तो आप लोग इसका रिस्पेक्ट किया करो, थोड़ा सा वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो। वीडियो देख करके आप लोग चले जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट करने से इंगेजमेंट बढ़ती है और बाकी लोगों तक यूट्यूब रिकमेंड करता है वीडियो। तो वीडियो के नीचे आप कुछ भी मैं गुड मॉर्निंग ही लिख दो, चाहे आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। चलो अगला, कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कनाडा ओपन 2023 का बैडमिंटन खिताब इस बार आ गया है भारत की झोली में। लक्ष्य सेन ने जीत लिया है कनाडा ओपन 2023 का बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल का खिताब। हालांकि पीवी संधू बाहर हो गई, पीवी संधू नहीं जीत पाई, महिला एकल में वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन पुरुष एकल में देखो एक खिताब जो है वो आ गया। लक्ष्य सेन इन्होंने बीट किया है एक चाइनीज जो बैडमिंटन का खिलाड़ी था उसको, चाइना के ली सी फेंग को इन्होंने हरा करके ये खिताब जीता है। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ही आयोजित हुआ, कैलगरी कनाडा में आयोजित किया गया था। इंडियन ओपन जीतने के बाद इनके कैरियर का ये दूसरा सुपर 500 खिताब था। लक्ष्य सेन ये भारतीय शटलर हैं, वर्तमान में इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है 19th। हाल ही में किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना? तो दोस्तों एक सनसनीखेज मतलब एक न्यूज़ आई, एक चौंकाने वाली, एक नए तरीके का अमीबा मिला हुआ है, और इस अमीबा की वजह से एक लड़के की मौत हो गई है। एक्चुअली में एक लड़का जो है वो पानी में तैर रहा था, तो उसके दिमाग में ना अमीबा घुस गया। डॉक्टर्स का कहना है कि ये मुंह या नाक के रास्ते से ये अमीबा घुसा था उसके दिमाग में, ठीक है। केरल में ये मामला देखने को मिला था वैसे, तो मुंह या नाक के माध्यम से ये अमीबा उसके दिमाग में घुसा, और उसके बाद घुसते ही वो अमीबा जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा मात्रा में हो गया कि वो पूरे के पूरे उसके दिमाग पर, माइंड पर कब्जा कर लिया, और फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, और ऐसे में उसकी मृत्यु हो गई। ये एक अनोखा केस देखने को मिला है। केरल बॉय डाइज ड्यू टू ब्रेन ईटिंग अमीबा, ठीक है। तो अमीबा जो है आप जानते हो ये एक ऐसा जीव होता है जो किसी भी चीज़ का आकार ले सकता है, मतलब कि इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है अमीबा का, ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें देखने को मिला है। अच्छा, ये भी बताया गया है कि ये अमीबा जो हैं खारे या समुद्र जल में नहीं पाए जाते हैं, अक्सर ये गर्म प्राकृतिक जल स्रोतों में ही पाए जाते हैं, और ये जनरली नाक गुहा के माध्यम से शरीर में इंटर करते हैं। तो केरल के अल्लापुझा जिले में ये लड़के की मौत हुई है, और इसमें नेग्लेरिया फाउलेरी या दिमाग खाने वाले अमीबा के संक्रमण से ये बात बताई जा रही है। जनरली जब इस प्रकार के मस्तिष्क में संक्रमण होते हैं तो उसे पीएम के नाम से जाना जाता है। पीएम बोले तो प्राइमरी अमेबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। तो ये कहते हैं, और यही वजह से ये लड़के की मौत हुई है। अब ये तो आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। केरल के बारे में अगर आप वैसे जानना चाहते हो तो केरल यहाँ पर देख लो। केरल भारत का दक्षिणतम राज्य है, और
पिनरई विजयन ये CPIM पार्टी से इसके CM हैं और आरिफ मोहम्मद खान जी इसके गवर्नर हैं। यहाँ पर ही इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, कथकली, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ के। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। क्लियर है। अब ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर आप जनवरी से जून तक की ई बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे MZT ऐप से जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर के ले सकते हो। चलिए अब हम लोग रिवीजन वाले सेक्शन पर चलते हैं, रिवीजन करते हैं। 1101वां क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। देखो अब हम लोग मई मंथ में इंटर कर चुके हैं, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आई थी और उसमें भारत 161वें स्थान पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने अपना प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए अभी हाल ही में नीला फेर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी इन 3 को सम्मानित किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देखो यहाँ पर लिखा ही गया है, 161वें स्थान पर भारत आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाने वाले जेफरी हिंटन, इन्होंने गूगल से इस्तीफा दे दिया है। ये AI के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ AI कहे जाते हैं और इन्होंने कहा कि AI बना करके हम गलती कर दिए हैं। और अभी हाल ही में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन किया है अमिताभ कांत ने। ये अमिताभ कांत की पुस्तक है। ये अमिताभ कांत पूर्व CEO रह चुके हैं नीति आयोग के। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड घटा करके कितना कर दिया है? 0 डेज कर दिया है। मतलब अब आप तलाक अगर लेना चाहो तो उसके लिए वेटिंग पीरियड नहीं रखा जाएगा, ठीक है। मतलब पहले 6 महीने का टाइम दिया जाता था कि सोच समझ लो फिर उसके बाद तलाक लेना, अब वो सोचने समझने का समय गया। WEF की रोजगार का भविष्य रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 सालों में भारत में वैश्विक स्तर पर रोजगार बदलने की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 22%। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वित्त मंत्रालय के द्वारा विवाद से विश्वास योजना शुरू किया गया। ये MSMEs के लिए था, ठीक है ना। स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब लुका ब्रेसल्स ने जीत लिया है और अभी हाल ही में समाजवादी नेता के रूप में उनका योगदान याद करते हुए शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है पंडित राम किशन जी को। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ओडिशा ने भारतीय हॉकी टीम के प्रयोजन को 2033 के लिए बढ़ा दिया है और विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। अभी ये रिसेंटली पूछा गया था UPSSC वीडियो एग्जाम में। टोडी टॉपर्स के लिए बीमा योजना शुरू की है तेलंगाना राज्य सरकार ने। टोडी टॉपर्स राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य को सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया गया। यूनाइटेड किंगडम के अगले सम्राट राजा चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक 6 मई को किया गया। बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर्स द्वारा एक जारी रिपोर्ट आई जिसमें मानवाधिकार को लेकर श्रम कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक स्थानों में शीर्ष पर इंडिया रहा है। वोडाफोन के CEO के रूप में मार्गेरिटा डेला को नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्पीति की महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राज्य की मंजूरी दी है। स्पीति एक जिला है वहाँ का। क्लियर। तो ये 1120 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके रिवीजन के और 1000 का वन लाइनर जो है ना ये आपको दिया जा चुका है। भाई इसके लिए बार बार कमेंट करते हो। देखो टेलीग्राम है, एक टेलीग्राम पर चैनल है MZT एजुकेशन के नाम से, उस पर जाओ, थोड़ा सा मेहनत करो, जा करके उसमें डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना और उसमें जा करके ढूंढना, आपको ये भी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर की भी PDF मिलेगी। आप लोग व्हाट्सएप कमेंट करके जब ये पूछते हो ना तो बहुत बुरा लगता है। बार बार आप एक लोग को बताना पड़ता है कि भाई PDF भेज दी गई है, फिर भी कमेंट आते रहते हैं लगातार। चलो, ककड़ी मोजक वायरस से संक्रमण ये देखो तरबूज, बैगन, गाजर वगैरह में फैलता है और अभी महाराष्ट्र में फैला हुआ है जिस वजह से टमाटर की दाम बढ़ गए हैं क्योंकि टमाटर में ये फैलने की वजह से टमाटर की उपज जो है ख़राब हो गई है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन आपका सही रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के कैदियों को छोड़कर बाकी सभी के लिए वीडियो कॉलिंग को मंजूरी दी है। 15 मिनट तक वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं 2 हफ्ते में एक बार। और आज आपको क्या बताना है, ये तो कल का क्वेश्चन था। आज आपको बताना है चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था। इसके अलावा यूपी के किस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के साथ घोड़े और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, UPSSC ने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो देखो आप लोग ना अच्छे लेवल में तैयारी करो, कुल मिला करके हवाई में ना रहो और
करंट अफेयर के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। करंट अफेयर के लिए जो कंटेंट दिया जाता है उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आएगा। और बाकी जो है जीएस वगैरह की अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो जीएस सफलता बैच जो है अपना, इसको जरूर ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।